हेलो फ्यूचर कमांडोज, हाउ आर यू ऑल। आज भी आप लोग का एफकेट का एग्ज़ाम था, कैसा गया कमेंट करके बताना। अभी क्या है, हम लोग नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊंगा विद ऑल द पीवाईक्यूज़। जितने भी पीवाईक्यू आज तक आए हैं सारे पीवाईक्यू के साथ। देखो एक अकेले इस पेज से देखो कितने पीवाईक्यू आए हैं, देखो। और वो भी सब कुछ ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। इस 2020 में सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट में आया, फिर तुम्हारे सीडी 2015, 2021, 2018। मतलब समझ रहे हो, हर एक टॉपिक को एनसीईआरटी में से किताबुल हिंद है तो किसने लिखी, और सब कुछ मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। पूरा नोट्स आपको सब कुछ, देखो सब कुछ रिटर्न में पूरे नोट्स के साथ है हर चीज़, ठीक है। कोई कहीं से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा वो तरीका देखो। सबसे पहले देखो, हिस्ट्री में टोटल 3 बुक हैं क्लास 12th में। अगर आप देखो तो पहले है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, फिर है पार्ट 2, एक है पार्ट 3, पार्ट 2 पार्ट 3। तो पार्ट 1 है आपके एंशंट इंडिया, ये पूरी आपके एंशंट इंडिया है। फिर आपके है मिडेवल इंडिया, और ये पूरा है थर्ड है मॉडर्न इंडिया। देखो भाई 15 से 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं मॉडर्न इंडिया से, 6 मिडेवल से और 6 एंशंट से। 18 क्वेश्चन 100% आने हैं। उन 18 में से 15 क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी में से आएंगे, हमेशा। और बाकी बचे हुए 3 है वो कहीं से भी आ सकते हैं, उनके लिए कभी तुम्हें कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहीं से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो यूट्यूब पे लोग उन्हीं 3 की तैयारी कराते हैं। हमें उन 3 से मतलब ही नहीं है। हमें ये मतलब है कि वो 15 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए जो एनसीईआरटी में से आ रहे हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में से चीजें, हर चीज याद कराऊंगा। जैसे देखो, ये कोकोनट है और ये एक पान का पत्ता है। ये कौन सा ट्रेवलर आया? ये ट्रेवलर आया इब्न बतूता, इसने इसके बारे में बात करी। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। आप कहीं से किसी भी ऑथर की किताब पढ़ लो, आप पीएचडी कर लो, आपको कोई नहीं बताएगा कि इब्न बतूता ने पान के पत्ते की और नारियल पानी की बात करी। किसने करी? इब्न बतूता ने। मैं हर चीज आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। और ये जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडेवल इंडिया का, ये जो चैप्टर थीम 5 है ना, ये जो बुक का नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, हम इसमें ये थीम 5 पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसमें हम लोग ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे करके पूरी एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, साइंस की हो। सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट करूंगा मैं आप लोगों के लिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताई, विद ऑल द पीवाईक्यूज। देखो जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा, जैसे इब्न बतूता है तो इब्न बतूता के आज तक जितने पीवाईक्यू आए हैं, 2021, 17, 20, 10, सारे पीवाईक्यू एक साथ, 2015 सारे पीवाईक्यू एक साथ। देखो इब्न बतूता जब यहाँ आया तो आया ट्रैवलर की तरह था, फिर वो काजी, वो जज बन गया यहाँ पे, फिर उसे जेल में डाल दिया, फिर उसे इंपीरियल सर्विस में फिर मतलब एम्प्लॉय करा, फिर उसे एनवॉय की तरीके से बाहर चाइना भेजा गया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। सब कुछ याद कराऊंगा। देखो कैसे याद करेंगे, ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखो इब्न है ना, इब्न IBN, इसको BIN लिखो, BIN, तो बिन हो जाएगा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया। कहां से आया? मोरक्को से। बात तू बता, बात तू बता दे, मोरे को मेरे को बता दे। अपने दोस्त को बोलते हो ना, अरे मेरे को तो बात बता भाई, बात बता दे मोरे को मेरे को। मैं आपको हर ट्रिक से पूरी की पूरी हिस्ट्री याद कराऊंगा, पूरी सब कुछ, हर चीज। कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, एक बार पढ़ लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे। आपके रिकमेंडेड भैया ने जो आपको पढ़ा दिया, लाइफ टाइम परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, लाइफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैप्स में सब कुछ देखो, ये सब देखो, यहाँ पे इब्न बतूता घूमा था। फिर फ्रांसिस बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कब आया, कहाँ से आया, सब कुछ ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, हर एक चीज ट्रिक के साथ। क्योंकि मेन चीज तो यही है भाई, एग्जाम में याद होना चाहिए। कितने कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक याद नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। देखो ये पोलो, मार्को पोलो कहाँ से आया? इटली से। इडली कैसी होती है? पोलो की बॉल की तरह, ठीक है। निकिटिन रसिया, पुतिन, नितिन, समझ रहे हो? जिसके नाम के बाद TIN आता है ना, वो रूस से आता है। जैसे रूस का प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। ऐसी निकिटिन। सब कुछ याद कराऊंगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप पे जो एक चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, तो आपको डेली जो वीडियोस है वो आपको वहां मिलती जाएंगी। CDS के एग्जाम तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और देखो आज भी देखो बच्चे बता रहे थे, जो मैंने आपको डिफेंस का पढ़ाया ना एफकेट के लिए, भाई एक वीडियो से 3 क्वेश्चन आए हैं, एक वीडियो से। सोचो, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और सब कुछ याद रहेगा, मेन चीज है याद रहना, कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यहां से मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा मैंने अभी आपको समझाया वीडियो बंद करने से पहले, कि यार इसमें ना हमको सब कुछ, एक तो सारे PYQ देखने हैं, और हमको मेनली इसमें 3 ट्रैवलर के बारे में देखना होगा।
तो मैंने सब कुछ लिख तो दिया है आप लोगों के लिए साइड में, सब कुछ समझाने के लिए, बट मैं आपको इसमें ये भी समझाता जाऊँगा कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, सबसे पहले इसमें ये समझाया गया है कि ये जो वुमेन एंड मैन जो ट्रैवल करते थे वो मेनली किन चीज़ों के लिए करते थे। तो मेनली अगर आपको इसको देख के समझ में आएगा, वो मेनली 4 चीज़ें, या तो वो किसी काम के लिए ट्रैवल करते थे, वर्क के लिए, या वो किसी नेचुरल अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता था तो वो उस चीज़ के लिए वहाँ से निकलने के लिए ट्रैवल करते थे, या वो ट्रेडिंग या मर्चेंट्स या एज ए सोल्जर, मतलब वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे, या एडवेंचर करने के लिए, तो आपको बस ये चार्ट बनाना है अपने नोट्स में। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाओ मेरे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट, क्या किसी वुमेन ने जिसने ट्रैवल करा, क्या कोई अकाउंट लिखा? नहीं, नो अकाउंट ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय वुमेन। हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, बट हाँ हमको पता है कि उन लोगों ने ट्रैवल किया था, वुमेन्स भी ट्रैवल करती थी। अब आप लोगों को क्या करना है, बस ये लिखना है कि ट्रैवल कौन कौन करता था। ट्रैवल मैन भी करता था और वुमेन भी। तो बट मैन के अकाउंट मिलते हैं, जैसे कि अल बरूनी ने किताब लिखी, इब्न बतूता ने किताब लिखी, बट वुमेन ने ट्रैवल करा, बट किताब हमको नहीं पता। सेकंड पॉइंट आपको अपने नोट्स में ये लिखना है, ठीक है। थर्ड आ जाओ, जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा वो आपको पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे समझाया गया है कि जो कोई किताब लिखता था, मेनली उस किताब के अंदर क्या चीज़ होती थी। मेनली 3 चीज़ लिखी जाती थी, या तो उस कोर्ट की में क्या राजनीति में वो लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके जो इकोनॉमिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वो पॉलिटिकल अफेयर्स उनके कैसे होते हैं, या तो कोर्ट के बारे में लिखा जाता था, या रिलीजियस इश्यूज़ के बारे में, या धर्म के बारे में लिखा जाता था, या थर्ड आर्किटेक्चरल फीचर और मोनूमेंट्स, मतलब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात होती थी, ऐसे लिखो। तो मेनली किताबों में 3 चीज़ों की बात होती थी। नोट्स बनाते जाओ साथ में, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लो, मैं आपको सारी एनसीईआरटीज़ कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आर द बैकबोन ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो एनसीईआरटी और प्लस न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा इसमें, एनसीईआरटीज़ पूरी कंप्लीट कराऊंगा, और न्यूज़पेपर्स का जो मेन क्रक्स है, क्योंकि आप लोग सीडीएस की कर रहे हो तैयारी, सीडीएस में तो क्या है, आपको अगर 1 साल का पूरा न्यूज़पेपर का क्रक्स हो तो आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। एसएसबी के लिए बस थोड़ा सा न्यूज़पेपर डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें लेक्चरेट के टॉपिक्स भी आते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें समझाया गया है कि एक अब्दुल रज़ाक समरकंदी था, ये हेरात से आया था, विजयनगर एम्पायर में गया, ये 15वीं सेंचुरी में आया। जो जो किसी का नाम है वो मैंने बहुत ही हाईलाइट कर रखा है, जैसे अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से आया, इब्न बतूता मोरक्को से आया, और बर्नियर कहाँ से आया? बर्नियर आया तुम्हारा फ्रांस से। कहाँ से आया? बर्नियर आया तुम्हारा फ्रांस से, ठीक है। बस इतना तुमको याद रखना है। तो ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये हमारा पहला पूरा एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये देखो मैंने साइड में लिख दिया है, ये देखो कि ट्रैवल क्यों करते थे, वो मैंने ट्रैवल कराया नहीं करा, फिर ये फोकस ऑन, मेनली 3 ही लोगों पे यहाँ फोकस करा है इस एनसीईआरटी में, 3 ही लोगों पे फोकस किया है, तो हम तीनों को ही याद करेंगे, और मैं याद करवाता हुआ चलूँगा। उससे पहले मैं आपको एक ये पेज दिखाना चाहता हूँ, ये विजयनगर एम्पायर से ये एक पेज मैंने वहाँ से एक कटिंग ली है, ये भी एनसीईआरटी का पेज है, बट एक्चुअली ये वहाँ दिया हुआ था, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यहाँ पढ़ाऊँ, क्योंकि ये सारे नाम यहाँ भी आएंगे। विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, जैसे कि एक है निकोला डी कॉन्टी, एक है अब्दुल रज़ाक, एक है अफानासी निकितिन, और ये 3 लोग आए पोर्तुगल से। अब हमें याद करना है कि कौन सा इंसान कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए इटली। इटली को आप हमेशा कंपेयर करो इडली से। किससे? इडली खाई है आपने? इडली, तो इडली कभी काउंट करके खाते हो क्या? मैं इतनी ही खाऊंगा, जैसे 1 में 4 निकलती हैं, 4 निकलती, 3 4 निकलती हैं, तो ऐसे करके 24, एक में इसमें टोटल 6 होते हैं उस कुकर में, जो उसका पूरा एक स्टीम वाला जो पूरा कुकर होता है, तो टोटल कितनी निकलती है उसमें? 24 निकलती हैं। तो कभी काउंट करके नहीं खाते, बट 24 के 24 हमें नहीं पता भाई, हमारे सामने तो पूरा रख दो, हम सारा खा जाएंगे। तो निकोला डी कॉन्टी कहाँ से आया? इटली से आया, याद रखना। नेक्स्ट, अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया? पर्सिया से आया। तो कैसे याद रखोगे? जो राजा होता है ना वही लोग पर्स रखते हैं। पर्स कौन रखता है? राजा पर्स रखता है। तो अब्दुल रज़ाक कहाँ से आया? पर्सिया से। नेक्स्ट है अफानासी निकितिन, ये कहाँ से आया? रशिया से आया, रूस से आया। पता है रूस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पुतिन। उनके नाम के बाद में हमेशा टीन लगता है, टीन, निकिटिन, पुतिन। तो रसिया से कौन आया? निकितिन। और ये जो 3 है, ये तीनों के तीनों पोर्तुगल से आए। इनका क्या नाम है? दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पैस और फर्नाओ नूनीज। अब मैं इसे पोर्तुगल नहीं बोलूँगा, मैं इसे पोर्तुगल बोलूँगा, पोर्तुगल।
तो गर्ल जो होती हैं उनको क्या सबसे ज़्यादा बार बार क्या खाना पसंद करेंगी? वो बार बार वो म्यूनीस खाती हैं। वो म्यूनीस कहाँ क्या वो क्या होती है? वो चटनी सी म्यूनीस सफ़ेद सफ़ेद सी जो मिलती है वो खाना पसंद करती हैं। बार बार म्यूनीस खाना पसंद करती हैं और पेस्ट से खा जाती हैं, तेज खा जाती हैं। बारबोसा बार बार म्यूनीस खाती हैं, पेस्ट से खा जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से गर्ल, कौन? गर्ल। तो ये तीनों आए पोर्तुगल से, ये रसिया से, ये इटली से और ये पर्सिया से। तो हमको ये पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन देखो, ये आपका CISF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, जो लोग पहले से सर्विंग होते हैं उन लोगों के लिए। उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा, हु ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स हु कंपेयर्ड मिडेवल विजयनगर टू द रोम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, विजयनगर को रोम से कंपेयर करना है। अब एक चीज़ बताओ, काउंटी कहाँ का है? हमें पता है कहाँ का? इटली का। निकिटिन रूस का। तो भाई जो बंदा रूस का है वो तो रोम से कंपेयर करेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और ये नूनीज कहाँ का है? ये पोर्तुगल का है। और ये पेस कहाँ का? ये भी पोर्तुगल का है। तो इन दोनों में से ही कोई सा रोम से कंपेयर करेगा। ठीक है, इटली वाला भी रोम से कंपेयर नहीं करेगा। तो भैया ये दो तो हमारे पहले ही कट हो जाते हैं। अब ये दोनों बचे, यहाँ पे हमें अपना एक स्मार्ट गैस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ स्मार्ट गैस लेना पड़ेगा। तो अब स्मार्ट गैस क्या होगा? जिसने विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा तो वहाँ थोड़ा सा उनको चीज़ें समझ में आएंगी, बट हम दो ऑप्शन को आराम से यहाँ पे एलिमिनेट कर पाए हो। तो इसका आंसर है डोमिंगो पेस। तो आपको याद कर लेना है, डोमिंगो पेस ने विजयनगर को रोम से कंपेयर करा। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो, विच एम्पायर डिड निकोला डी कॉन्टी, निकितिन, नूनीज, रजा कहाँ पे आए? ये CDS 2015 का क्वेश्चन है। कहाँ पे आए थे ये? विजयनगर एम्पायर। ये देखो CDS 2021 का क्वेश्चन है ये, कि डोमिंगो पेस मिडिवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड विच सिटी? विजयनगर। यहाँ आ जाओ, ये 2018 का क्वेश्चन है NDA का। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स वाज फ्रॉम इटली एंड विजिटेड विजयनगर किंगडम इन द 15th सेंचुरी? जो इटली से था, इटली से कौन था? इटली काउंट करके नहीं खाते, काउंटी। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोग जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना। याद रखना, NCERT एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बुक है, बट याद रख लो हमारे देश में तो भैया NCERT को ऐसा समझा जाता है, टीचर लोगों ने बता दिया कि भैया NCERT तो छोटी मोटी किताबें होती हैं यार, बड़ी किताबें पढ़ो आप लोग, बड़े बड़े ऑथर्स की। अरे NCERT भी नहीं आती यार तुम लोग को अभी तक। ठीक है, NCERT में जो चीज़ें लिखी हुई है ना, वो कहीं ज़िंदगी में बाहर मिलेंगी भी नहीं। अब आ जाओ अल-बरूनी। अब हम मेनली अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अल-बरूनी कहाँ से आया? अल-बरूनी आया उज़्बेकिस्तान से। कहाँ से आया? अल-बरूनी आया उज़्बेकिस्तान से। और उज़्बेकिस्तान में भी कहाँ से आया? ख्वारिज़म से। ख्वारिज़म एक जगह है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जगह है। ठीक है, ख्वारिज़म। तो भाई उज़्बेकिस्तान से आया। अब आपको याद करना है अल-बरूनी, अल-बरूनी, बरूनी। तो इसके लिए जो आप ट्रिक बनाओ वो बनाओ, इसको पढ़ो वीर। कैसा वीर है? अल एक वीर है, और यूनी मतलब सिंगल। देखो यूनी वर्ड आ गया। मैं आपको यूनी से एक चीज़ समझाता हूँ, शायद आप लोगों को एक चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे। आपको पता है पहले क्या था? यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी था, बहुत ज़्यादा मास, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक ही पॉइंट पे इकट्ठा था। फिर क्या हुआ? जब ये यहाँ से एक्सप्लोड हुआ तो इस तरीके से ये एक यूनिवर्स बना। यूनिवर्स, यूनी मतलब सिंगल वर्स। ऐसे ही बहुत सारे यूनिवर्स बने, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स, ये भी यूनिवर्स। अब हम लोग क्या हैं? एक इस यूनिवर्स में, जिसमें हमने यूनिवर्स जिसको नाम दिया, हमारे इस यूनिवर्स में हमारा एक सोलर सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, तो इसको, और हमारे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक ये मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सी ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो ये सब कुछ एक यूनिवर्स में आता है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोला जाता है मल्टीवर्स। क्या बोला जाता है? मल्टीवर्स। हम लोग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि सिंगल वाले वर्स में हम हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। ठीक है, तो लाइफ कहीं भी हो सकती है। हम लोग जो अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं वो हम अपने ही यूनिवर्स में भेजते हैं, यहाँ का तो हमें अता पता भी नहीं है कुछ। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री से हम लोग अलग चले गए। ठीक है, बट मैं आपको यूनी का मतलब समझाना चाह रहा था। हम लोग कभी यूनिवर्स में यूनी का मतलब भी नहीं सोचते कि यूनी क्यों लिखा हुआ है वहाँ पर। ये देखो अल बिरूनी, वीर यूनी, ऐसे पढ़ो, वीर यूनी, सिंगल वीर है ये। कैसा वीर है? सिंगल है। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, इससे हम बहुत सारी ट्रिक्स याद कर लेंगे अल बरूनी के बारे में। देखो अल बरूनी ने, देखो क्या आया, देखो क्वेश्चन आया, देखो ये CDS 2020 में, कि अल बरूनी ने जो किताब उल हिंद लिखी वो कौन सी भाषा में लिखी। तो भाई भाषा, जो लैंग्वेज हमको समझनी है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल बरूनी को कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी। देखो भाई, बंदे को आती थी सीरियक, अरेबिक, पर्शियन आती थी। कौन सी आती थी? पर्शियन भी आती थी, और
हिब्रू आती थी, संस्कृत भी आती थी। याद रखना, अल बरूनी को संस्कृत भी आती थी, बट इसे क्या नहीं आता था? इसे ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको ग्रीक नहीं आती थी। बट ग्रीक नहीं आती थी तब भी इसने प्लेटो को पढ़ा, प्लेटो का काम पढ़ा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलेशन में पढ़ लिया, किसी ने ट्रांसलेट कर दिया होगा तो इसने पढ़ लिया। तो याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अल बरूनी को संस्कृत आती थी क्या? आती थी। अल बरूनी को सिर्फ ग्रीक नहीं आती थी, और ये मैक्सिमम सारी लैंग्वेज आती थी। सारी मतलब कौन कौन सी सारी? सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत और हिब्रू। ग्रीक नहीं आती थी। अब इसे संस्कृत सीखी कहाँ? एक्चुअली ये जो था ना अल बरूनी, ये ना मोहम्मद, ये जो गजनी था, गजनी के साथ ये पहुंच गया था यहाँ पे। कहाँ? गजनी में। ये देखो, जब महमूद ने ख्वारिज़म पे अटैक करा था, सुल्तान महमूद ने, तो वो इसे अपने साथ गजनी में लेके चला गया था। अल बरूनी एक हॉस्टेज की तरीके से गजनी पहुंच गया। जब वो गजनी पहुंचा, और वो गजनी में ही रहा जब तक उसकी डेथ हुई, एट द एज ऑफ 70 तक। बट हमें जो पॉइंट याद रखना है कि उसका इंडिया से रिलेशन कैसे बना। अल बरूनी का जो इंटरेस्ट है, जो इंडिया में आया, वो मेनली इसलिए आया क्योंकि जो गजनविड एम्पायर था, पंजाब उसका पार्ट था। जो अभी रिसेंटली पंजाब है, वहाँ तक गजनविड एम्पायर फैला हुआ था। जैसे ये हमारे इंडिया का मैप है, और ये अगर अफगानिस्तान है, तो पूरा ये पंजाब वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन ये गजनविड एम्पायर के अंदर में था। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन आया होगा पंजाब से और यहाँ से, इंडिया से। जब इसका इंडिया से कनेक्शन आया तो इसके बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त बन गए थे। ब्राह्मण प्रीस्ट और स्कॉलर जो हैं इसके दोस्त बन गए थे अल बरूनी के। जब इसके वो दोस्त बन गए तो भैया इसने क्या करा? संस्कृत सीख ली उन लोगों से। देखा, हम लोग, आपको आती है संस्कृत? आज की डेट में सोचो, हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी आती है, हम लोग संस्कृत, इतनी लोग बाहर से आके संस्कृत सीख के चले गए, बट हमारे देश में ही लोग ज़्यादातर इतना प्रमोशन नहीं हुआ संस्कृत का, जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो संस्कृत जैसे पतंजलि के जो वर्क है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, उसको पतंजलि के वर्क को चेंज करा किसमें? अरेबिक में। संस्कृत से अरेबिक में चेंज करा पतंजलि के काम को, किसने? अल बरूनी ने। और जो यूक्लिड का काम लिखा हुआ है वो अरेबिक में लिखा हुआ है, तो वो इसने किस में चेंज कर दिया? संस्कृत में। तो आप लोग याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा आप लोगों का कि हु ट्रांसलेटेड पतंजलि's वर्क इनटू अरेबिक? किसने करा? अल बरूनी। ठीक है, और यूक्लिड का काम अरेबिक से संस्कृत में किसने करा? अल बरूनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, याद रखना आप लोग। ठीक है, ये जो एनसीईआरटीज़ में इस तरीके से ये जो कॉलम, ये साइड में जो बना के रखते हैं ना बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही ट्रांसलेटेड द सेवरल संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक एंड ही ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत। जो मैंने यहाँ आपके लिए चार्ट बनाया, ये छोटा सा, यहाँ पे ये वही लिखा गया है। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड, किसके लिए? अपने एक ब्राह्मण दोस्त के लिए उसने ट्रांसलेट कर दिया था यूक्लिड को, यूक्लिड के जो ग्रीक में लिखा हुआ था इनटू संस्कृत। याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ जाओ कि इसने कौन सी किताब लिखी। भाई इसने किताब लिखी किताबुल हिंद। कौन सी लिखी? किताबुल हिंद। कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अरेबिक में। तो ये जो एनसीईआरटी, ये जो आपका सीडीएस 2020 में क्वेश्चन आया था कि कौन से लैंग्वेज में लिखी थी? अरेबिक में। मैं आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं, मैं सारे साइड में इसलिए लगा दिए हैं, और जो अब आएंगे आगे वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आएंगे, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? पढ़ाते हुए इतना टाइम हो चुका है कि इतना पता लग जाता है कि अगर आज उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि वो अरेबिक में थे, तो शायद अगली बार वो ये पूछ लें कि भैया टोटल चैप्टर कितने हैं? 80 चैप्टर हैं। ये प्रिडिक्शन होता है कि आज इस लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन आया था कि, देखो एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि एनसीईआरटी में से ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, तो लगता है हाँ यार, मतलब शायद अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए। इसलिए प्रिडिक्शन करा जा सकता है अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है। अब देखो, ये पूछ रहा है किसने कहा था सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट्स दैट एवरी इवन ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टोमक्स। किसने कहा था? पेलसेट ने। ये देखो कब आया ये क्वेश्चन, ये सीडीएस 2018 में आया है। सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट दैट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टोमक्स। किसने कहा है ये कहा है परसेट ने। ये रहा पेलसेट ने। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर हु, मतलब किसने कहा ये सेंटेंस? अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यार ये सेंटेंस कहा गया है तो अगली बार क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि ये जो पेलसेट था ये कहाँ का था? ये डच ट्रैवलर था।
तो इसलिए अगर आपको एनसीईआरटी का पता है कि भी अगली पहले ये लाइन उठाइए, तो शायद जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया होगा तो पढ़ा तो पूरा ही होगा, तभी तो ये वाली लाइन उठाइए, तो भाई यहाँ से भी तो इंपॉर्टेंट निकल सकता है। समझ रहे हो? तो इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटीज अगर आप लोगों ने पढ़ रखी हैं और आपको ये पता है कि भाई इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, तो यार बहुत अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया ना, ये देखो 2015, 2021, 2018, 2020 हमेशा एक ही पैराग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कभी यहाँ से उठा दे रहा है, कभी यहाँ से, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया ना पूरा का पूरा। तो इसलिए अच्छे से पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम अलबरूनी के बारे में पढ़ रहे हैं और मेनली अब हम पढ़ रहे हैं किताबुल हिंद में। ठीक है, तो ये बुक हो गई किताबुल हिंद, टोटल चैप्टर 80। कंटेंट क्या है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में लिखा हुआ और पक्का आएगा, किसी ना किसी दिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि किताबुल हिंद के बारे में नीचे 3-4 लाइन लिख देगा। पहला अरेबिक में लिखी हुई है, दूसरा इसमें 80 चैप्टर हैं, तीसरा इसका कंटेंट क्या है, रिलीजन है, फिलॉसफी भी है, फेस्टिवल्स भी है, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर, आइकोनोग्राफी, लॉज, मेट्रोलॉजी, सब कुछ इसका कंटेंट है। देख रहे हो? अगर ध्यान से देखा जाए तो हर पोर्शन कहीं ना कहीं इस किताब में कवर हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए इसका कंटेंट क्या है। अगर एग्जाम में लिखा आ गया कि किताबुल हिंद का एक कंटेंट है मेट्रोलॉजी, तो बच्चे बोलेंगे नहीं यार मेट्रोलॉजी तो ये होता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। यार साइंस ऑफ मेजरमेंट में किताबुल हिंद में कहीं नहीं होगा भाई, है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना तो है, सीधी सी बात है। तुम कितना ही दिमाग लगा लो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी में है तो है। अब मेन चीज़ है ये किताबुल हिंद कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हमें पता लग गया अरेबिक, बट कैसे लिखी गई है? ये लिखी गई है क्वेश्चन फॉर्मेट में। जो इसका इंट्रो है ना, देखो जो इसकी बिगिनिंग है वो एक क्वेश्चन के साथ होती है, और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन है, और जो इसका कंक्लूजन है वो कंपैरिजन होता है अदर कल्चर से। जो दूसरे कल्चर्स हैं, चाहे वो इंडिया का हो या किसी दूसरी फॉरेन कंट्री जैसे ईरान का हुआ या कोई भी दूसरी कंट्री हो सकती है, बट यहाँ पे ईरान नहीं है, बट हाँ दूसरे कल्चर्स पे कंपेयर किया। अल बरूनी ने कंपेयर करा, जहाँ से वो आया, कहाँ से आया वो खारजिम से आया, तो वहीं से कहीं ना कहीं कंपेयर अपना थोड़ा बहुत कर रहा होगा। तो स्टार्ट होता है, ऐसे बोलते हैं ना, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो पहले इंट्रो, फिर बीच में बॉडी होती है और लास्ट में कंक्लूजन। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता था, यहाँ पे सांस्कृतिक ट्रेडिशन की बात होती थी, यहाँ पे दूसरे कल्चर से कंपेयर करता था। ये है सारा का सारा खेल कि उसने किताब लिखी कैसे। तो लोग ऐसा कहते हैं कहीं ना कहीं उसका मैथमेटिकल ओरिएंटेशन था। मैथमेटिकल ओरिएंटेशन कैसे? आपको पता है कभी भी अगर आपने जैसे कहीं क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो ऐसे लिखते हो मैथ्स के क्वेश्चन, गिवन, टू प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ऐसे करते हैं ना मैथ के क्वेश्चंस, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल ओरिएंटेशन इसमें था इसकी किताब में। अब बात है कि ये फैमिलियर किससे था और ये क्रिटिकल किस चीज़ का था। ये फैमिलियर था संस्कृत से, पाली से, प्राकृतिक टेक्स्ट से। और क्रिटिकल क्या था कि ये जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो सही तरीके से लिखे हुए नहीं है। ही क्लियरली वांटेड टू इम्प्रूव ऑन देम। तो ये फैमिलियर इनसे था और क्रिटिकल इन सारी चीज़ों का था। तो देखो हमारा ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आ जाओ अब कि देखो भाई, हिंदू वर्ड जो है, हिंदू, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो हिंदू वर्ड है ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करता था इनिशियली। देखो क्या लिखा है, नन ऑफ दीज एक्सप्रेशन इंडिकेटेड द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। ये तो बाद में, इट वॉज मच लेटर दैट द टर्म डेवलप्ड रिलीजियस कॉनोटेशंस। मतलब स्टार्टिंग में हिंदू का मतलब जो आज है वो नहीं था। क्या मतलब था? हिंदू का मतलब अरब्स लोगों के लिए अलग था, और देखो तुर्क्स उनको अलग तरीके से बुलाते थे। एक्चुअली हिंदू एक ओल्ड पर्शियन वर्ड है जो 6th-5th सेंचुरीज BCE टू रिफर द रीजन्स ईस्ट ऑफ रिवर सिंधु। जो ये सिंधु नदी बहती हुई आ रही है, इसके जो इस तरफ वाले रीजन को बोला जाता था क्या? सिंधु। तो वो सिंधु से जो लोग स को नहीं उच्चारण कर पाते थे वो उसको हिंदू बोलने लगे। तो अरब्स ने क्या करा, वो उसे अलहिंद बोलते थे। क्या बोलते थे? अलहिंद। और यहाँ के लोगों को बोलते थे हिंदी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अरब्स लोग अलहिंद की लैंग्वेज को हिंदी बोलते थे, नहीं, वो यहाँ की लैंग्वेज को हिंदी नहीं बोलते थे। अरब्स के लोग पीपल को हिंदी बोलते थे। और तुर्क्स क्या करते थे? तुर्क्स क्या बोलते थे? तुर्क्स हम लोगों को पीपल ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडस, उनको बोलते थे हिंदू। ये बुलाते थे हिंदी और तुर्क्स बुलाते थे हिंदू। तो आपको अपने नोट्स में एक तो ट्रिक वो बनानी है, टेबल, एक अरब्स की और एक तुर्क्स की। अरब के लोग पीपल को क्या बोलते थे? ईस्ट ऑफ सिंधु को अरब बोलते थे हिंदी, और तुर्क क्या बोलते थे? तुर्क बोलते थे हिंदू। सबसे पहले तो ये हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। और उसके बाद लैंग्वेज कौन सी थी हमारी? तुर्क के हिसाब से हमारी लैंग्वेज थी हिंदवी, और लैंड को बोला जाता था हिंदुस्तान। अरब वाले लैंड को क्या बोलते थे? अल हिंद। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का एक एक पेज ना अमृत होता है, अमृत। अब देखो ये छोटी सी एक वर्ड लिख दिया उन्होंने, पोएट सोलोन। इस वाली इमेज में ये पोएट सोलोन है। ये क्या कर रहा है, ये अथेनियन स्टेट्समैन है, ये वन ऑफ द 7 वाइज मैन ऑफ ग्रीस। ग्रीस के 7 वाइज मैन में से एक का नाम पोएट सोलोन था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पोएट सोलोन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, ग्रीस से। तो इसको ट्रिक से याद कर लो। जैसे ग्रीस होता है, ग्रीस, साइकिल में ग्रीस लगता है ना, ऐसे ही बालों में ग्रीस लगा के सो लो, सो लो, सो लो, नींद ले लो, सो लो, ग्रीस लगा के सो लो। बस इतना याद रखो, ग्रीस लगा के सो लो, याद रहेगा, क्योंकि वो एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है और कोई ध्यान नहीं देगा भाई पोएट सोलोन यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब बात ये आती है सारी की सारी कि जो अलबरूनी ने, देखो मैंने यहाँ ये पेज नंबर है आपका 117। 117 के बाद आपको सीधा 124 पेज पे जाना है। ठीक है, क्योंकि 118 पे उसने इब्न बतूता स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी ने। बट मैं नहीं चाहता भी आपको इब्न बतूता, मैं आपको इब्न बतूता पढ़ाऊंगा। देखो इब्न बतूता के लिए पेज है, देखो यार 118। बट पहले हम लोग जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा अगर हेफाजात लिखा रहता है तो मैं उसे अरेंज कर लेता हूँ आप लोगों की इजीनेस के लिए। तो अभी हम पूरा का पूरा पहले हम लोग अल बरूनी ही ख़त्म करेंगे। और कुछ चीज़ें अगर आपको याद ना हुई हो तो टेंशन मतलब, मैं सब चीज़ें याद भी कराऊंगा आप लोगों को। अब आ जाओ यहाँ पे, 3 बैरियर बताए हैं। पहला बैरियर है लैंग्वेज। कहीं भी ट्रैवल करने के लिए अगर आप भी कहीं ऐसी कंट्री में जाते हो जहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो वे सबसे पहले तो उनकी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ क्या होती है कि अब आपको, आपके हिसाब से आपकी रिलीजियस बिलीफ कुछ और है। ठीक है, आप सोचते हो कि एक्स चीज़ सही है, बट ऐसा हो सकता है उस कंट्री में एक्स चीज़ गलत हो। ठीक है, वो रिलीजियस बिलीफ होती है हर कंट्री के अलग अलग। तो एक तो उन्हें ये नहीं पता था कि इंडिया में कौन सा बिलीफ सिस्टम चल रहा है। और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन इन द लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलना, क्योंकि वो कोई इंसान थोड़ा उस तरफ का अलग दिख रहा है, थोड़ा चेहरा अलग है और हमारे यहाँ के थोड़ा अलग स्किन कलर है, तो वो एक एब्जॉर्प्शन होना, लोगों को एक ऐसा भिन्नता फील ना होना। तो ये 3 बैरियर बताए हैं किसने, अलबरूनी ने, कि ये 3 बैरियर हमको मेनली मतलब दिक्कत आती है जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी डेवलप्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मणास, ऑफन साइटिंग पैसेज फ्रॉम द वेदास, पुराणास, भगवद गीता, पतंजलि के वर्क, मनुस्मृति। क्यों इसने ये सब क्यों पढ़ा, बिकॉज ही वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए अलबरूनी ने किस चीज़ पे डिपेंड रहा, वो भगवद गीता, पुराण, पतंजलि, मनुस्मृति पे डिपेंड रहा रहा अलबरूनी, ना कि इब्न बतूता। ठीक है, अलबरूनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 3 बैरियर्स किसने बताए, अलबरूनी। और ये इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए ये सारी किताबें किसने, ये सारे ग्रंथ किसने पढ़े, जैसे पुरानाज हैं, पतंजलि, ये सब किसने पढ़े, अलबरूनी ने। ठीक है, और आ जाओ नेक्स्ट। अलबरूनी ने क्या करा, एक्सप्लेन करा कास्ट सिस्टम को। उसने कहा कि जिस तरीके से पर्सिया में 4 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सबसे ऊपर होता है नाइट्स एंड प्रिंसेस होते हैं, राजा महाराजा ये लोग, फिर मॉन्क्स आते हैं, प्रीस्ट्स आते हैं, फिर फिजिशियंस आते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स आते हैं और लास्ट में पीजेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से ही अटेम्प्टेड टू सजेस्ट दैट कि यार जो सोशल डिवीज़न है वो इंडिया में भी कहीं ना कहीं तो होगा। जिस तरीके से पर्सिया में है तो क्या पता इंडिया में भी हो। तो उसने कुछ ना कुछ दिमाग लगाना शुरू करा यार कि इनका कास्ट सिस्टम कैसा है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इसके भैया, इसके ब्राह्मण इसके दोस्त थे, तो उन ब्राह्मणों ने इसे बताया कि यार यहाँ पे भी 4 टायर का सिस्टम ही चलता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसने बता दिया इस चीज़ को। उसने क्या बोला, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, ही एक्सेप्टेड दैट कि चलो यार तुम्हारा ये 4 सिस्टम है, बट ही डिसअप्रूव्ड नोशन ऑफ पॉल्यूशन। कि भैया तुम ये नहीं कह सकते कि यार ये पर्टिकुलर बंदा अनटचेबल है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता था कि यार इसको छूना नहीं है। तो ये अनटचेबल वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसने कहा कि जो सन होता है ना, वो हवा को भी क्लीन करता है, सॉल्ट को, एंड द सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड। जब नेचर ही सब कुछ चीज़ें प्योर कर रहा है, तो आप लोग लॉ, नेचर के लॉ के कॉन्ट्ररी कैसे जा सकते हो। तो उसने 4 सिस्टम एक्सेप्ट तो करा, बट नोशन ऑफ पॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करा। तो आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी के टर्म में उसने क्या एक्सेप्ट करा और क्या एक्सेप्ट नहीं करा। अब देखो उसने एक चीज़ और बताई कि एक चीज़ है अंत्येजा, हु इज बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम वर ऑफन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार। उसने एक ही प्रूफ दिया है, देखो कि यहाँ एक अंत्येजा नाम की चीज़ होती थी जो अनटचेबिलिटी को कहीं ना कहीं सराहा रही है, मतलब उसको प्रमोट कर रही है। तो वो इसने पूरा बताया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अंत्येजा के बारे में किसने बात करी थी, वो किसने करी थी, अलबरूनी ने। ठीक है, तो अलबरूनी ने ये पूरा का पूरा सारा सिस्टम कहा। ठीक है, यहाँ पे ये समझाया गया है कि ये 4 कास्ट कैसे कैसे थी।
नेक्स्ट आ जाओ, अब आते हैं इब्न बतूता पे। तो अब देखो हमारा ये अल बरूनी का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि यार एक सेकंड रुको, इसमें मैं आपको ना कुछ नोट्स बनवाता हूँ। देखो अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी के बारे में सबसे पहले क्या पता करा हमने कि भैया ये बंदा ख्वारज़म से आया था, ठीक है, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी। इसे इसे बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, इसमें संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी, संस्कृत इसको आती थी बट इसे ग्रीक नहीं आती थी। सेकंड चीज़ हमें ये पता लगी। थर्ड चीज़ क्या पता लगी, भैया इसने एक बुक लिखी, बुक का नाम है किताब उल हिंद। कौन सी? किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद में इसने सब कुछ लिखा है, हर चीज़ के बारे में लिखा है। टोटल इसमें 80 चैप्टर हैं, ठीक है। और इसने यहाँ की सोसाइटी को टोटल 4 पार्टों में क्लासीफाई करा है, मतलब बोला है कि 4 पार्ट हैं यहाँ पे सोसाइटी में, बट इसने नोशन जो पॉल्यूशन का नोशन है उसको इसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करा। और कुछ बचा? और यहाँ पे हमने ये बिलीव 3 इसने बैरियर्स बताए हैं, बैरियर हैं 3, और पोएट सोलोन। और इसने टोटल 3 बैरियर्स के बारे में बात करी है। ट्रैवलिंग के टाइम 3 बैरियर आते हैं। और यहाँ पे एक पोएट सोलोन अलग से करके नोट्स में लिखना, पोएट सोलोन, सोलो ग्रीस लगा के। तो ये अल बरूनी ये वीर था, वीर यूनिवीर, सिंगल है। जो बंदा सिंगल है, सोचो सिंगल होकर इसने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली, बट एक ग्रीस नहीं सीख पाया। ऐसे याद रखो, ग्रीक लैंग्वेज इसको नहीं आती थी। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, और 80 चैप्टर लिखे। कितने? 80। इतना वीर है कि 80 चैप्टर लिख दिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा अल बरूनी का टॉपिक हो गया। और अल बरूनी से अभी तक जो है बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन सिर्फ एक यही बना है, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि भाई वो लैंग्वेज को पक्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि वो बंदा कहाँ एक्सपायर हुआ। याद रखना, इंडिया में नहीं हुआ, वो गजनी में ही हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आएंगे। हिंदू वर्ड के ऊपर पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि अरब और तुर्क, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है। ज़्यादा क्वेश्चन जो है अभी तक यूपीएससी ने फ्रेम करा है वो कहीं ना कहीं इब्न बतूता के ऊपर है, इब्न बतूता। बट मुझे पता है कि भैया अल बरूनी वाला दिन भी दूर नहीं जब अल बरूनी के क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन है PYQ। इससे पहले हम लोग इब्न बतूता पढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। देखो इब्न बतूता ये बंदा ना मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? ये बंदा मोरक्को से आया था। तो इसको ऐसे पढ़ो, बात तू बता, तू मेरे को बात बता, बात बता मेरे को, बात टूटा मेरे को, ऐसे याद रखो। मेरे को बात तो बता। अपने दोस्त को बोलते हो ना, जब भी कोई आपका दोस्त कभी अपनी किसी दोस्त के बारे में बताता होगा कि यार वो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो कैसे बोलते हो? अरे तू मुझे अपनी बात तो बता, बात तो बता मेरे को, अपनी बात तो बता। क्या पता फ़ोन साइलेंट पे हो। ऐसे करते हैं ना दोस्त आपस में बातें, ये सारी बातें। तो ये होता है इब्न बतूता, इब्न बतूता। अब जो इब्न बतूता है इसने किताब लिखी, किताब का नाम है रिहला। कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अरेबिक में। याद रखना, जो किताबुल हिंदी जो अल बरूनी ने लिखी वो भी अरेबिक में थी और ये भी अरेबिक में है, तो इसमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। इसने बात करी है सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द 14th सेंचुरी। याद रखना जो अल बरूनी है वो 11th सेंचुरी की बात कर रहा है, और ये जो इब्न बतूता है ये कब की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 14th सेंचुरी की। याद रखना 14th की, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। ये मोरक्को का ट्रैवलर था, बट बॉर्न पैदा कहाँ हुआ था? टेंजियर में। कहाँ हुआ था? टेंजियर। देखो इब्न बतूता इंडिया के लिए 1332 के आसपास आया, और ही हैड मेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स टू मक्का, और ही हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड एक्सटेंसिव टू सीरिया, इराक, पर्सिया, येमन, ओमान, यहाँ पे सभी जगह घुमा हुआ था, ये गया हुआ था। अब ये देखो सिंध, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया। किसके टाइम आया? याद रखना, तुगलक के टाइम। देखो इब्न बतूता, देखो कितने सारे टी आ रहे हैं, टी टी टी, तो याद रखना तुगलक। इब्न बतूता किसके टाइम आया? तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक। अब तुगलक तो बहुत सारे हैं, फिरोज शाह तुगलक, बहुत सारे तुगलक हैं, बट हम याद रखना है मोहम्मद बिन। अगर तुम्हें याद रहे तो अगर तुम इसे देखो, मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या लिखा है? IBN लिखा है। मोहम्मद बिन कैसे लिखते हैं? मोहम्मद बिन, BIN, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे याद रख लो। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ये इंडिया में आया। अब हुआ क्या? सबसे पहले ये देखो, ये एक चार्ट याद रखना, ये अपने नोट्स में पक्का लिखना। ये आया था एक ट्रैवलर की तरीके से, फिर इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे इंप्रेस होकर इसे बना दिया जज। जज को बोलते हैं काजी। अब काजी जब ये बना, थोड़ा इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, सही से इसने थोड़े जज वाले कुछ इसने गलती करी होगी, तो इसे बना दिया वहाँ पे प्रिजनर। अब जब इसे प्रिजनर बना दिया तो बाद में पता लगा नहीं यार इसकी गलती नहीं थी, फिर इसे इंपीरियल सर्विस में ज्वाइन करवा दिया।
बाद में इसे एनवॉय की तरह चाइना भेजा गया। चाइना एज सुल्तान एनवॉय टू द मंगोल रूलर, चाइना भेजा गया। तो इसने यहाँ पे आया ट्रेवलर की तरीके था, फिर ये काजी बन गया मतलब जज बन गया, फिर प्रिजनर बन गया मतलब इसे जेल में डाल दिया। सोचो मतलब इब्न बतूता जंगल में जूता, मतलब जंगल में जूता बोल रहा हूँ, बगल में जूता, देख रहे हो मतलब इसके साथ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जूते जूते पड़ रहे हैं इस पर, इस टाइप से फील नहीं हो रहा? पहले कुछ बना दिया, फिर कुछ बना दिया, फिर जेल में डाल दिया, फिर बाहर निकाल दिया। मतलब यार क्या कर रहे हो बंदे के साथ? ठीक है, इस तरीके से पढ़ो, इसको याद करो। जूता जूता, प्रिजनर प्रिजनर में डाल के जूता बजा दिया, ऐसे याद करो। इब्न बतूता क्या लिखी? रिहला। हम आपको अगर पता हो इंग्लिश में हिंदी में एक शब्द होता है रैला, बोलते हैं ना अबे तू तो रैले वाली बात करे, रैली बातें गैली बातें करता है। वो राजस्थानी में बोलते हैं गैली, वो पूरा टर्म थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है बट गैली बोल देते हैं। तो रहला गैला। तो आपका दोस्त बात बता कैसी रहला रहली बात कर रहा है यार, तू पागल वाली रैली बात कर रहा है यार। ठीक है, तो इब्न बतूता रहली, मोरक्को, मोरक्को से आया। ये ट्रिक्स हैं सब याद करने की। टेंजर में पैदा हुआ इब्न बतूता, और ये किसके टाइम पे आया? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। कब आया? 1333, याद रखना कब आया? 1333, बोलो 1333। कौन आया? बात बता। 333 इब्न बतूता। ठीक है, हाँ भाई। फिर क्या हुआ? इसे काजी बना दिया, जज बना दिया दिल्ली का, फिर इसे प्रिजन में डाल दिया, फिर इंपीरियल सर्विस, फिर चाइना में इसे भेज दिया एनवाई की तरीके से। अब ये कहाँ कहाँ गया? चाइना जाने से पहले पहले गया भैया मालाबार कोस्ट पे, फिर ये गया मालदीव्स, फिर गया श्रीलंका, फिर गया मालाबार कोस्ट, फिर मालदीव्स, फिर चाइना, फिर उससे बंगाल, आसाम, सुमात्रा, मतलब ये बहुत जगह घूमा। तो ये पूरी एक ऐसी समझाया गया है कि बहुत जगह घूमा, कभी इधर कभी इधर। बट भाई इसको लूटा बहुत, रॉबरी बहुत हुई भाई इसके साथ, तो इसने रॉबरी के बारे में भी लिखा है। ठीक है, अब ये देखो भाई ट्रैवलिंग, इसने ट्रैवलिंग को टफ क्यों बताया? देखो जो 3 बैरियर बताए थे, किसने बैरियर के बारे में बात करी थी? अल बरूनी ने। क्या क्या बैरियर बताए थे? लैंग्वेज, ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स और एब्जॉर्प्शन इन द लोकल पॉपुलेशन। बट इसने ट्रैवलिंग टफ क्यों बताई? भैया ये कह रहा है भैया यहाँ तो रॉबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लुटेरे, रात में चोरी, मतलब जैसे हम जा रहे हैं तो रात में कहीं ना कहीं से पकड़ लिया इन लोगों ने। होम से किल, मतलब इसे घर की याद आती थी, लोनलीनेस फील होती थी इसको। ठीक है, इसे बुखार आ जाता था, आई वॉज अटैक्ड बाय द फीवर, लिखा है ना, फीवर आ जाता था इसको, लोनली ट्रैवलर। तो इसका अकाउंट कहीं ना कहीं कभी कभी मार्को पोलो से कनेक्ट किया जाता है, जो जिसने विजिटेड चाइना एंड इंडिया फ्रॉम हिज होम बेस वेनिस, मतलब इटली से। अब देखो इडली, पता है इडली, इडली इटली इडली की देखने में ऐसी लगती है ना, जो पोलो की बॉल देखिए, जो पोलो खेलते हैं उनकी उसकी जो बॉल होती है वो कहीं ना कहीं इडली की तरह लगती है। अब मैंने आपको 2 लोग याद कराए हैं जो लोग इटली से आए हैं। इटली से 2 लोग आए हैं, कौन कौन? एक तो मार्को पोलो और एक निकोला डी कॉन्टी, याद आया, जो विजयनगर में आया था। ऐसे याद करते हैं। ठीक है, अब इब्न बतूता ने क्या लिखा? इब्न बतूता ने लिखा यार यहाँ का जो सिस्टम था ना, कल्चर, बिलीफ, वैल्यूज़, मतलब जो भी चीज़ थी वो यहाँ पे, उन सबको इसने रिकॉर्ड करके लिखा। इसने एक चीज़ और बताई कि यार मुल्तान से दिल्ली जाने में लगते थे 40 डेज़, और 50 डेज़ लगते थे सिंध से दिल्ली जाने में। ठीक है, दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 दिन लगते थे, एंड डेट फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली 10 डेज़। तो ये बातें किसने बताई? आपका दोस्त ही तो बताएगा यार, 40 दिन से मैं वहाँ घूम रहा हूँ भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो आपका दोस्त बताएगा ना, इब्न बतूता बता दिया आपको। तो हमेशा याद रखना, अल बरूनी ने कभी भी कोई 2 चीज़ों के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करी है, इसने करी है, इब्न बतूता ने। भाई यूपीएससी में सीधा लिख के आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ मेंशन्ड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू दौलताबाद। अब देखो ये मैप है, अब देखो ये मैप में बताया गया है कि इब्न बतूता इंडिया में कहाँ कहाँ घूमा, और ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे नाम है। देखो यहाँ पे ये जो मैं एक लाइन खींच रहा हूँ ना, ये इससे इस तरफ इंडिया है। देखो ये अबूहर में गया, ये सारासती में गया, ये हंसी में गया, दिल्ली में गया। दिल्ली क्या है? दहलीज को दिल्ली बोला गया, फिर वो दिल्ली हो गया। तो ये इन 4 जगहों में दिल्ली में गया, मतलब इन आसपास। तो एनसीईआरटी में आपको जो लाइन, ये 4 चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो नीचे चारों आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा सही है, 1 2 2 3 3 4, 1 2 3 4। तो ये अबूहर में गया, सारासती, अबूहर पंजाब में है, सारासती हरियाणा में, और हंसी हरियाणा में, और दिल्ली तो आपको पता ही है। अब देखो एक ये पोर्ट पे भी गया, यहाँ एक पोर्ट है लाहौरी पोर्ट, पाकिस्तान में लाहौरी पोर्ट। ठीक है, ये सिंध वाला एरिया है, और ये फिर अफगानिस्तान वाला एरिया। तो अफगानिस्तान के सारे बस एक बार पढ़ लो, कांधार, गजना, काबुल, परवान, कुंदूज, तिरमिड, बाल्ख और अंडकोय।
तो अंडकोय में भी गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडकोय, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको फील होगा यार अंडकोय कहाँ होगा यार, ये अफगानिस्तान वाले एरिया में पीछे है, पीछे की तरफ है, तो ये यहाँ पे गया। ठीक है ना, प्लेस विजिटेड बाई इब्न बतूता इन अफगानिस्तान, सिंध एंड पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो ही वॉज अटैक्ड बाई द बैंड ऑफ रॉबर्स। किसको अटैक किया, बता तो सही किसने अटैक किया भाई तेरे पे, बता तो सही किसने अटैक करा, याद करो, बता तो सही, बता तो सही भाई किसने अटैक करा। तो इब्न बतूता पे अटैक हुआ था, ना कि अलबरूनी पे, याद रखना इस बात को। ठीक है, एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, एज वी हैव सीन इब्न बतूता वाज एन इनवर्टिरेट ट्रैवलर, मतलब हटीला, ये एक हटीला ट्रैवलर था, हु स्पेंट सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग थ्रू द नॉर्थ अफ्रीका। ये बहुत जगह घुमा, रशिया में भी गया और सेंट्रल एशिया, बहुत सारी जगह घुमाई है। अब बात क्या है, जब ये वापस लौटा, कहाँ लौटा, कहाँ का था ये, अरे मेरे को बताना, मेरे को मोरक्को, ये मोरक्को का था। जब ये मोरक्को वापस लौटा तो वहाँ का रूलर था, और रूलर का नाम था अबू इनान। अबू इनान ने कहा भैया जो तुमने ये अपने वापसी आए हो घर पे, तो ये कुछ स्टोरीज लिखो, तुम इतना घूम कर आए हो। तो ये जो बंदा है ना अबू इनान, ये आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया बट ये आ सकता है। अबू इनान ने इब्न जुजाए, किसको, इब्न जुजाए को कहा कि भैया थोड़ी इसकी हेल्प करो लिखने में। तो उसने इब्न बतूता की जो राइटिंग्स थी उसको लिखा, जो वो वहाँ से उसने स्टोरीज थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, जो वो वहाँ से लेकर आया, जो उसके एक्चुअली ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो जो चीज़ को ट्रैवलिंग में सीखने को मिली वो इस बंदे ने, इब्न जुजाए जो ये बंदा है, इसने ये पूरी की पूरी चीज़ें लिखी। ठीक है, क्योंकि ये मानता था, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया, क्योंकि जो यहाँ का राजा है वो ये मानता था कि लोकल रूलर इश्यूड इंस्ट्रक्शन दैट हिज स्टोरीज भी रिकॉर्डेड, अगर वो रिकॉर्ड होंगी तो वो कहीं ना कहीं आगे पास ऑन होंगी, वो भी जानेंगे कि भाई इंडिया में क्या क्या मतलब कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है। तो इसलिए इसने इब्न जुजाए को रखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता, इब्न जुजाए, तो ऑप्शन में याद रखना इब्न जुजाए होगा उसका आंसर। अब देखो, अब जिस तरीके से इब्न बतूता आए ऐसे फिर बहुत सारे लोग आए, ठीक है, जिन्होंने राइटिंग करी, जैसे कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी, महमूद वाली बाल्खी, शेख अली हज़िन, महमूद बल्खी, जो बहुत सारे लोग आए। ठीक है, बस आपको नाम याद रखने और कौन सा कहाँ से आया वो भी आपको नोट डाउन करना है। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो महमूद बल्खी था ना, वो कुछ टाइम के लिए सन्यासी बन के भी रहा, महमूद बल्खी। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा महमूद वाली बल्खी। अब्दुल रज़ाक मैंने आपको पहले बताया कहाँ से आया, पर्सिया से, राजा पर्सिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इब्न बतूता के बारे में। हाँ, इब्न बतूता ने दो चीज़ों के बारे में बहुत डिस्क्राइब करा, एक तो पान के बारे में और कोकोनट के बारे में, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, आप कैसे बात करते हो, कभी कोकोनट का आधा हिस्सा लेके उस पर वो एक धागा बांध के ऐसे बात कर सकते हैं ना, बच्चे बात करते थे पहले ऐसे, वो लगा के कान पे, एक ने कान पे लगा लिया, एक ने मुंह पे, वो बोल रहा है। तो कोकोनट वाला एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, एक दूसरे से बात करने के लिए। और पान, जब मुंह में पान होता है तो कैसे बात करते हैं दोनों दोस्त, ऐसे। भाई याद करोगे क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछेगा पान और कोकोनट की बात किसने करी, अलबरूनी, बर्नियर, टेवर्नियर या इब्न बतूता। नहीं आता याद एग्जाम में, यही सब ट्रिक्स हैं जो आपको एग्जाम में याद दिलाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया इसमें इब्न बतूता के बारे में। इसने दो सिटीज़ के बारे में ही बताया, दिल्ली और दौलताबाद, किसके, दो सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब करा। इसने ये बताया कि जो दिल्ली की दीवारें थी ना वो 11 क्यूबिट्स की थी, हिंदी में बोलते हैं 11 हाथ, मतलब जो दीवार की चौड़ाई थी वो 11 हाथ की थी। ठीक है, और इसके अंदर जो है रात में पहरेदार और द्वारपाल इसके कक्ष में होते थे। ठीक है, सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ पूरे पैराग्राफ में। लास्ट वाला ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल गेट कितने थे इस शहर के, 28 द्वार, 28 गेट्स थे। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली के दीवार की चौड़ाई, भाई नहीं मिलता, अच्छे अच्छे ऑथर्स इन सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखते, एनसीईआरटी लिखता है। हम सोचते हैं एनसीईआरटी से क्या आएगा, यार एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा दिल्ली के कितने गेट थे बताओ, 28 गेट से दिल्ली से घुसा जा सकता था। अब इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, इनको बोला था दरवाज़ा। एक है बुदाऊं दरवाज़ा, इज़ द ग्रेटेस्ट इनसाइड द मंडवी दरवाज़ा, देयर इज ए ग्रेन मार्केट मंडवी दरवाज़ा में, उसके एडजेसेंट में गुल दरवाज़ा, एक ऑर्किड था यहाँ पे। ठीक है, याद रखने से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में वो पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है बदायूं दरवाज़ा, बदायूं का दरवाज़ा सबसे बड़ा है।
और मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी मिली। अनाज मंडी कहाँ थी? मांडवी दरवाजा के अंदर। और गुल दरवाजा जो था, गुल दरवाजा, उसके बगल में एक फलों का बगीचा है। भाई तुम्हारे पास पहली बात तो ये किताब होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब। ये मानो कि अमृत भी लिखा हुआ है इस किताब में, एक बार पढ़ लो और याद कर लो। और देखो इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, एग्जाम में सीधा पूछ लेगा ये किसने कहा। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इन द सिमेंट्री दे सो फ्लावर्स सच एज ट्यूबर रोज, जैस्मिन, वाइल्ड रोज। मतलब क्या है इसका? इसमें इसने ये बताया इब्न बतूता ने कि भाई यहाँ पे ना जो कब्रगाह होती थी, जहाँ पे दफनाया जाता था लोगों को, मतलब उनके देहांत के बाद, तो वहाँ पे उसमें कंदकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे इसमें। और जो फूल थे वो सभी मौसमों में खिले रहते थे, इसमें ये समझाया गया है। तो ये किसने कहा? इब्न बतूता ने। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसने बाजार के बारे में बताया कि यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो होता ही था, जो बाजार होते थे, साथ साथ में यहाँ बाजार में मॉस्क भी होते थे, मस्जिद भी और मंदिर भी होते थे, और पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी जिसको डांसर म्यूजिशियन करते थे। एग्रीकल्चर के बारे में बताया इब्न बतूता ने कि भाई यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है और लोग कल्टीवेट करते हैं 2 क्रॉप्स को एक साथ, मतलब 2 क्रॉप्स अ ईयर, एक साल में 2 क्रॉप्स। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन यूपीएससी का बहुत फेवरेट है कि इंडिया की क्या क्या चीज़ें हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। ये आपको पता होना ही चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं पढ़ो। इंडियन टेक्सटाइल्स, पर्टिकुलरली द कॉटन क्लॉथ। फाइन मुस्लिन्स क्या होता है बताओ? फाइन मुस्लिन्स क्या होता है? इसे बोलते हैं महीन मलमल। महीन मलमल, सिल्क मतलब रेशम, ब्रोकेड मतलब जरी, और सटीन, साटन बोलते हैं इसे, और कॉटन मतलब सूती कपड़ा। तो सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी और साटन, इन ये बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। इब्न बतूता ने ये भी बताया कि जो मलमल है ना, फाइन मुस्लिन, इसे हिंदी में बोलो यार, फाइन मुस्लिन तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या है, इसे महीन मलमल बोलते हैं। कभी भी अगर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में ना आए तो हिंदी में भी लिखा रहता है यूपीएससी के पेपर में, तो वो देख लेना। फाइन मुस्लिन मतलब महीन मलमल। इसने कहा वो इतने एक्सपेंसिव थे कि कुछ ही लोग, जो नोबल्स और रिच लोग थे, वो इसको पहनते थे। तो कैसे याद रखोगे? तुमने अपने दोस्त से बताया, अरे यार वो पहनता है कि मलमल वाले कपड़े, तो अपने दोस्त से पूछा। ये वीविंग पैटर्न है। इकात क्या है? एक वीविंग पैटर्न है इकात। ये वीविंग पैटर्न, इसे इकात बोलते हैं। एनसीईआरटी के शब्द ना, एक एक शब्द भाई 1,000 करोड़ रुपए का है, इतना महंगा है एक शब्द, कहीं नहीं मिलते ये शब्द दिखने। देखो क्या है, तारबाबाद। एग्जाम पूछ लेगा कि तारबाबाद रिसेंटली, या ऐसे पूछ लेगा तारबाबाद क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। दौलताबाद में एक मार्केट प्लेस था फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स, जिसको बोला जाता था, उस मार्केट प्लेस को तरबाबाद, क्या बोलते थे? तरबाबाद, याद रखना, ठीक है। हाँ, ये चीज़ तो भाई एग्जाम में बहुत पूछता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था? ऐसा बोला जाता है कि पोस्टल सिस्टम इंडिया का इतना एफिशिएंट था उस टाइम कि दिल्ली से सिंध पहुंचने में 50 दिन लगते थे। बट अगर कोई खबर पहुंचानी है ना पोस्टल सिस्टम से, तो वो, या स्पाइस से, वो पहुंचता था, एक सेकेंड, हाँ, वो पहुंचा था 5 दिन में। मतलब पोस्टल सिस्टम इतना तेज़ था, स्पाइस मतलब, और ये वैसे तो टाइम लगेगा 50 दिन का, बट 5 दिन में पहुंच जाता था। वो कैसे, यहाँ समझाया गया है। 2 तरीके से जाते थे भाई पोस्टल सिस्टम। किसने बताया? इब्न बतूता ने बताया पोस्टल सिस्टम के बारे में। या ऐसे याद रखो, पोस्टल सिस्टम में बात बताते हैं। जो आपको कोई डाक भेजी जाती है, वो क्या होता है उसमें? डाक व्यवस्था में किस चीज़ का वर्णन है? बताया जाता है, बताना। डाक व्यवस्था किसने बताई? बताना। इब्न बतूता ने बताया डाक सिस्टम के बारे में, क्योंकि डाक में भी जो अंदर लिखा रहता है वो बात होती है, बात बताना। याद कर लो, वहीं इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। और पहले तो खड़े होकर पढ़ाई करो, ये लेट के पढ़ाई नहीं होती है। बैठ जाओ, चलो एकदम सीधे होकर बैठो, चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो। लेट के, टेढ़े होके ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, सीधे बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। और नोट्स बनाओ, साथ साथ रनिंग नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि मैं तुम्हें पूरे नोट्स लिख के दूंगा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, चीज़ें याद करा रहा हूँ, एक बार पढ़ लो जिंदगी भर के लिए। देखो, 2 टाइप के सिस्टम होते थे पोस्टल सिस्टम में, एक को बोला जाता है उल्लूक और एक को बोला जाता है दावा। क्या? उल्लूक। उल्लूक वाला सिस्टम था घोड़े का, ये घोड़े से जाते थे जो पोस्टल सिस्टम है। एक दावा है, ये जाता था किससे? इसे बोलते हैं पैदल डाक। पैदल डाक को बोला जाता है, फुट पोस्ट को बोला जाता है पैदल डाक या दावा। अब देखो, जो दावा है ये मेनली 3 माइल पे होता था। कितने माइल पे? 3 माइल पे। हर 3 माइल में एक दावा होता था। और उल्लूक क्या था? ये 4 माइल में होता था। कितने में? ये होता था 4 माइल में, एवरी 4 माइल्स।
इसमें रॉयल हॉर्स दौड़ते थे। बट आपको याद रखना है क्या कि द फुट पोस्ट जो दौड़ने वाला था ना, डाक वाला जो पैदल डाक थी, वो क्यूकर था हॉर्स वाले से। आप बोलोगे सर वो कैसे? भाई यही तो है, एग्जाम में सोचोगे यार ये तो हॉर्स वाला फास्ट होना चाहिए, हॉर्स वाला फास्ट नहीं था, ये फुट वाला तेज था, पैर से चलने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिस्टम था वो ये सिस्टम था। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे देखना, ये 3 माइल है, यहाँ से 1 2 3, ये बोल रहा है हर 3 मील पे एक गांव होता था, ठीक है। उस गांव के अंदर बाहर ना 3 मंडप होते थे, 1 2 3, कितने मंडप होते थे? 3 मंडप होते थे, जिनमें जो लोग हैं वो अपना कार्य जो स्टार्ट करते थे वो बैठे रहते थे कि भैया कोई आएगा तो यहाँ से उसको भागना है। तो यहाँ से एक बंदा आता था उसके पास 2 चीज़ होती थी, एक हाथ में तो होता था लंबी छड़ी, उसमें ना लंबी छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियाँ लगी होती थी, तांबे की घंटियाँ, और दूसरे हाथ में होता था वो जो उसको मैसेज देना है वो। जब ये आता था तो पहले से ही आवाज़ होने लगती थी, तो भैया इन्हें पता लग जाता था, तो ये लोग हो जाते थे तैयार। तो जैसे ही ये बंदा आगे रुकता था दूसरा बंदा ये दोनों चीज़ लेके दौड़ता था, समझ रहे हो? फिर 3 माइल बाद फिर यहाँ दूसरा बंदा तैयार रहेगा, फिर वो पूरी तेज़ दौड़ेगा। तो इस तरीके से काम चलता था। हॉर्स क्या है, 4 माइल में जा रहा है, थक रहा है, बट 3 माइल तो जल्दी बंदा दौड़ के जा रहा है, उसको प्रैक्टिस करते थे वो लोग इतनी दौड़ने की। तो इसलिए फुट वाला तेज था सिस्टम और वो वाला घोड़ों वाला धीरे था, ठीक है। एक ये अब्दुल रजाक के बारे में बताया गया है, इसने कैलिकट की जब यहाँ ऑन द वन हैंड ही डिड नॉट अप्रिशिएट व्हाट ही सॉ इन द पोर्ट ऑफ कैलिकट। इसने क्या देखा? अ पीपल द लाइक्स ऑफ हुम आई हैड नेवर इमेजिन्ड, मतलब इसने इस टाइप के लोग देखे, इसने कहा ये स्ट्रेंज नेशन है। किसने कहा? अब्दुल राजा ने, रजाक, ठीक है। इसमें बस इतनी ही बात करी गई है। अब ये बर्नियर के क्वेश्चन है, हम लोग पहले रजाक वाले, ये वाले कौन से, इब्न बतूता वाले क्वेश्चंस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे आ जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। बता मेरे को, ट्रिक से ही सब याद करो। कौन सी किताब लिखी? किताबुल हिंद लिखी इसने, रहला लिखी, रहिला, ये तो गलत हो गया। ही वॉज सेंट एज द एनवॉय ऑफ सुल्तान टू दिल्ली टू चाइना, तो सेकंड गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फर्स्ट हमें पता है सही है, तो 3 भी सही है, हो गया ना। याद है ना, वो पहले ट्रैवलर था, फिर काजी बना, फिर फिर प्रिजनर बन गया, फिर इम्पीरियल सर्विस में, उसके बाद क्या, फिर एनवॉय की तरह गया। सारे काम देख लो। यहाँ आ जाओ, रिहला, इब्न बतूता ने जो रिहला लिखी कंप्लीटेड इन 35 इज, ये क्या है? क्या ये एक ऑटोबायोग्राफी है? क्या अकाउंट ऑफ दिल्ली सुल्तान फ्रॉम ऐबक टू गयासुद्दीन तुगलक है? क्या एक रिलीजियस टेक्स्ट है? या अकाउंट ऑफ ट्रेड विद मोरक्को है? क्या है? बोलोगे सर ये तो आपने बताया नहीं। अबे एनसीईआरटी है भैया ये। क्या लिखा है देखो, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन द सबकॉन्टिनेंट इन द 14th सेंचुरी। इसमें इसने रिहला में लिखा है, बुक ऑफ ट्रेवल्स है ये, इब्न बतूता की बुक ऑफ ट्रेवल्स को रिहला बोला गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो रिहला थी वो क्या एक रिलीजियस टेक्स्ट है? नहीं है। क्या ट्रेड के बाद अकाउंट ऑफ ट्रेड लिखी गई है? क्या दिल्ली सुल्तान के, अबे ये सब बात थोड़ी आएगी, ट्रैवल की बात आएगी, तो उसकी एक ऑटोबायोग्राफी में ही कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग चीज़ आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी। यहाँ जाओ, तो रिहला वॉज रिटन इन अरेबिक, हो गया। नेक्स्ट, ये देखो, किताब उल हिंद किसने लिखी? रिहला किसने लिखी? इब्न बतूता। किताब उल हिंद अल-बरूनी, मार्क कर लो। और देखो एनडीए में कौन सा है 2022 में? हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द पोस्टल सिस्टम, किसने बताया? बता दिया बतूता ने। इब्न बतूता वेंट टू चेन्नई, किसने कहा था? ये देखो सीडी 2020 में क्वेश्चन आया, किसने किसने कहा? बिन, मोहम्मद बिन, इब्न बिन, इब्न बिन, इब्न बिन, एक जैसा लग रहा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलॉग्स हैज गिवन एन इनसाइट ऑन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? इब्न बतूता रिहला, एनडीए में आया। 2020 में सीआईएसएफ में आया, किसने लिखी? रिहला, इब्न बतूता। विच ट्रेवलर डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम ऑफ, किसने करा? बतूता। देख रहे हो सारे क्वेश्चन हो गए, देखो कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ देखो, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर वाज अपॉइंटेड काजी, काजी किसने अपॉइंट किया था? काजी किसको अपॉइंट किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इब्न बतूता को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स वाज गिवन इनसाइट ऑन द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? एनडी 2017, किसने? इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में मोरक्को ट्रैवलर, किताब उल हिंद इसने नहीं लिखी, दिल्ली टू चाइना ये बंदा गया। सीडी 2020 में क्या आया?
इब्न बतूता वेंट टू चाइना देन वाई ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। देख रहे हो कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इब्न बतूता के बारे में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रांसिस बर्नियर के बारे में। ठीक है, ये एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बर्नियर के बारे में पढ़ाऊंगा, सब कुछ एकदम बड़े तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ अब। हाँ भाई बताओ कैसे लगा, सब कुछ याद हो गया ना? अल बरूनी का सब कुछ याद हुआ, इब्न बतूता का सब कुछ याद हुआ। अब हम नेक्स्ट बारी है फ्रांसिस बर्नियर की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसिस बर्नियर पढ़ेंगे और फिर पूरा एक मैं आपको एक पेज में सब कुछ, एक पेज में नोट्स लिखना सिखाऊंगा, जो आपको एग्जाम टाइम के लिए पूरी हिस्ट्री मात्र 15-20 पेज में कंप्लीट हो जाए। जितने चैप्टर हैं इतने ही पेज में पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए। हम हजारों पेज याद करने के लिए नहीं बैठेंगे उस टाइम, एग्जाम से एक दिन पहले। जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं देखो उतने ही, देखो दिखाता हूँ, ये देखो एंशिएंट इंडिया 1 2 3 4 पेज में एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होगी। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 पेज है मिडिवल, इस तरीके से पूरी। और मॉडर्न ये कितनी है, मॉडर्न में कितने हैं, मॉडर्न में है आपके 1 2 3 4 5 6 पेज में, और आपकी मॉडर्न। इतना पढ़ने के बाद हिस्ट्री का कुछ मत पढ़ना। जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल भी पढ़ रखा होगा ना, कहीं यूपीएससी की तैयारी भी कर रखी होगी, आपसे हाथ नहीं मिला पाएगा, उससे पूछ लेना सीधी सी बात, ये बता दे ये जो पोस्टल सिस्टम के बारे में कौन से ट्रेवलर ने बात करी थी, यही तो, अरे यार बरूनी था बतूता, अरे बतूता बात बता, ऐसे याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो अब देखते हैं भाई, आप लोग कमेंट्स करके बताओ वो कैसी लगी ये वीडियो। ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से और वीडियो आए तो नीचे कमेंट्स करो। ठीक है, और अपने दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाओ वीडियोस को। मैं चाहता हूं कि सबके पास चीज़ें पहुंचें तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ होगा पढ़ के। इसी तरीके से हम सब कुछ याद करेंगे, पूरी ज्योग्राफी भी याद करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ऐसा कहते हैं 2 टाइप की मोटिवेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। मुझे पता है कि इंटरनल मोटिवेशन तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं जब आप लोग थोड़ा एक्सटर्नल मोटिवेशन देते हो, जैसे कुछ बच्चे कमेंट्स करके बताते हो कि सर हाँ बहुत अच्छा लगा पढ़कर, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो एक्सटर्नल पावर मिलती है, तो उससे बहुत अच्छा मन करता है कि यार और अच्छा बच्चों को और अच्छा कंटेंट दो और अच्छा पढ़ाओ चीज़ों को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग नीचे लिख के बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। और हाँ बहुत है, 14 तारीख तक बहुत कुछ करा दूंगा। ठीक है, तुम्हें खुद फील होगा हाँ यार, अब हर बार कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आप मुझसे ही पढ़ के जाओगे। मुझे पता है कि कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं कि यार भैया ने क्या पढ़ाया है। ठीक है, और आपको कोई और बात हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।